नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी 8 साल की थी और उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। नंदिनी के पापा कई डॉक्टर बदले पर कोई फायदा नहीं हुआ। नंदिनी की माँ को नंदिनी की चिंता सता रही थी। नंदिनी की माँ को पता चल गया था कि मैं अब नहीं रहूंगी और नंदिनी की चिंता सताने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी और उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रही थी। तभी नंदिनी की माँ कहती है नंदिनी के पापा से, मैं तो अब नहीं रहूंगी, आप मुझसे वादा कीजिए कि नंदिनी का आप ख्याल रखेंगे। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आप उसे अच्छी तरह से ख्याल रखोगे, ऐसा क्यों बोल रही हो? नंदिनी की माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आज तक तुम ही नंदिनी का ख्याल रखती आ रही हो और आगे भी रखोगे तुम ही, इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और नंदिनी की माँ के स्वर्गवास हो जाता है। नंदिनी अपने पिता से अक्सर पूछती थी, पापा माँ कहाँ चली गई? मुझे माँ की बहुत याद आती है, मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। अरे बेटा, कैसे तुम्हें समझाऊं, माँ अब आसमान का तारा हो गई है। और गणेश ऐसे ही समझा समझा कर अपने बेटी को खाना खिला देता है और सुला देता है और नंदिनी की चिंता सताने लगती है। एक माँ के बिना नंदिनी कैसे रहेगी? मैं उसे एक माँ के बिना कैसे प्यार दे पाऊंगा? मैं उसे कैसे संभाल पाऊंगा? इससे गणेश बहुत चिंता में होने लगा अक्सर। और अगले ही दिन गणेश की मौसी आती है गांव शहर, गणेश को समझाती है कर लेना चाहिए ताकि उसे एक माँ का प्यार मिल सके। और बार बार रिश्तेदारों के जोर देने से इस शादी के लिए मान जाता है और कुछ दिनों बाद माला नाम की लड़की से गणेश की शादी हो जाती है। और गणेश अपनी बेटी नंदिनी से कहता है कि यह तुम्हारी नई माँ है और नंदिनी नई माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और माला स्वभाव की बहुत ही तेज और चालाक लड़की थी। हो गणेश के सामने नंदिनी को बहुत ही प्यार करती थी और गणेश के जाते ही नंदिनी को बहुत ही दुख देती थी। गणेश के जाने के बाद पीछे से माला नंदिनी पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे नंदिनी बहुत ही अक्सर माला के डर से अपने पिता को कुछ नहीं कहती थी। और एक दिन नंदिनी अपने माँ के तस्वीर के आगे जाकर बहुत रोती है, माँ तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब माला की बेटी हो गई थी, उसका नाम पूर्वी था। अब नंदिनी पर माला ध्यान कम देती है, अब माला का ध्यान बस पूर्वी पर था। वह दोनों बहनें अब बड़ी हो गई थी। नंदिनी जितने शांत स्वभाव की थी उतने ही पूर्वी अपनी माँ के जैसे दुष्ट और नालायक थी। बस उसे शॉपिंग करना, मॉल घूमना, पार्टियों में जाना। पूर्वी अपनी माँ माला की तरह नंदिनी को परेशान किया करती थी, क्योंकि बचपन से अपनी माँ से यही सीखा था, नंदिनी पर अत्याचार करती। वह अपनी माँ के जैसे दिन भर उसे काम करवाती और यह सब देखकर उसके पिताजी बहुत ही दुखी रहा करते। गणेश यही सोचने लगता है अगर वह दूसरी शादी नहीं करता तो उसे सौतेली माँ का अत्याचार सहना ना पड़ता और वह बहुत दुखी रहने लगता गणेश। और एक दिन पूर्व भी अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरे बहुत अलमारी में फटे पुराने कपड़े हैं जो अब मेरे कोई काम की नहीं है, इसीलिए तुम उसे नंदिनी को दे दो, क्योंकि मैंने कल शॉपिंग की थी और उसके लिए मेरे अलमारी में जगह नहीं है, मेरी जगह बन जाएगी। वहाँ गणेश आता है और पूर्वी को बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं? एक तो मेरी बेटी अपने कपड़े दे रही है, चल पूर्वी यहाँ से, नहीं तो ये दोनों भाई बेटी नजर लगा देगी। और पूर्वी ये सब देखकर नंदिनी को बहुत रोना आता है, वो अपने पापा से लिपट के बहुत रोने लगती है। वो एक फ़ोन आते ही खुश हो जाती है और माँ से बोलती, माँ एक मेरी सहेली सुषमा है, वो बोली है जो एक शहर में बड़ा बिजनेसमैन का बेटा आया है जो बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही बड़ा घर से है, इसीलिए अगर मुझे उस कंपटीशन में भाग लेने को मिल जाएगा तो मैं उसमें फर्स्ट आऊँगी और वो विजेता मैं बनूँगी। तो माँ आप प्लीज़ मुझे ऐसे ड्रेस दिलाओगे जो मैं ही वहाँ की विनर बनूँगी। अरे हाँ हाँ बेटी, तू ही वहाँ की बनेगी। अरे हाँ हाँ बेटी, तेरे जैसी इतनी सुंदर कहाँ होगी। अरे नहीं माँ, अरे माँ पता है सुषमा ये भी बोल रही थी वहाँ एक बड़े बहुत बिजनेसमैन के बेटे भी आ रहे हैं, वो जज में रहेंगे और मुझे देखेंगे। अरे हाँ हाँ, वो तुम्हें ही देखते रह जाएंगे, तुम्हारे जैसे इतनी सुंदर कहाँ से उन्हें मिलेगी और तुम्हें उसे पटाना भी पड़ेगा ताकि वो इतने बड़े बिजनेसमैन के घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कसम से हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। इसीलिए तुम कोई कसर मत छोड़ना और उन्हें पटा कर ही रखना। ये सब सुन के नंदिनी बहुत ही उदास हो जाती है, आखिर मैं क्यों इतनी फटी पुरानी पहनी हूँ। ये सब उसके पिता देख के बहुत ही अपने बेटी से
लिपट के रोने लगते हैं। अरे बेटी, मेरी ही गलती है, इसीलिए मैं ना आज दूसरी शादी करता और ना तुम्हें ये दिन सब देखना पड़ता। इसीलिए मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे नहीं पता था, मैं तो तुम्हारे भले के लिए मैं शादी क्या कि क्योंकि तुम्हें एक माँ का प्यार मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी माँ नहीं, एक डाकनी है। अरे पापा, आप क्यों बोल रहे हो? आप तो अच्छे किए थे, पर ये इतना मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं। और वहाँ से वो चले जाते हैं, उसके पिता उस वक्त कुछ नहीं कर पाते और कंपटीशन की तारीख नज़दीक आ गए थे और पूर्वी अपनी माँ के साथ ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तैयार हो गई थी और वो दोनों चले गए। और इधर नंदिनी बहुत ही रो रही थी। आखिर मैं क्यों नहीं उस कंपटीशन में भाग ले सकती हूँ? मेरी क्या गलती है? मेरी ऐसी क्यों किस्मत है? और वो बहुत ही रोई जा रही थी। माँ, तुम कहाँ हो? आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही हो। प्लीज़ माँ, आज आ जाओ मेरे पास। प्लीज़ माँ, आ जाओ ना। तभी वहाँ से एक आविष्कार चमत्कार जैसी कुछ आती है। वो नंदिनी को पुकारती है और बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतनी रो क्यों रही है? अरे मेरी बच्ची, तू इतना क्यों रो रही है? आ मेरे पास गले लग। माँ, तू कहाँ चली गई थी? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे बच्ची, तू क्यों इतना ज़्यादा रो रही है? मैं हूँ ना तेरे पास। नहीं माँ, प्लीज़ मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे बहुत यहाँ पे दुख होता है। प्लीज़ माँ, मुझे क्यों चली गई तू चली गई है ना, इसीलिए। अरे बेटा, तू ऐसी क्यों बोल रही है? तेरे पास ही तो हूँ मैं, तूने बुलाया तो मैं आई ना। और ये ले, एक जादुई जूते हैं जो तू पहन के एकदम सुंदर सी हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, तू ये जब जूता पहनेगी तो अपना घूंघट कर रहना। अगर घूंघट में तुम्हें कोई ना देखे तो ये इस जूते का ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए तू अपना मुंह को पहनते ही नंदिनी के पैर में वो एक सुंदर सी लड़की बन जाती है और खूबसूरत सी लड़की बन जाती है जो, और वो एक कंपटीशन के लिए वो तैयार हो जाती है। जूते, अरे वो देखी बेटा, अब मैं जाती हूँ और तुम कंपटीशन में जाना और तुम्हें वहाँ कोई नहीं हरा सकता। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। और ये सब बोलते हुए उसकी माँ बोलती, अब मैं जा रही हूँ और तू कंपटीशन में जा और तू ही फर्स्ट आएगी। और उसकी माँ चली जाती है और वो घूंघट करके वहाँ से बाहर निकलती है। और बाहर निकलते हुए उसको एक कार आती है और कार उसको बोलती है, जो तो, अरे मैडम, आप इसमें बैठ जाओ। और नंदिनी वहाँ पे बैठ के चली जाती है जहाँ पे शो होता है। तो वहाँ पे शो होने पर वो कार छोड़ के चले जाते हैं नंदिनी को और नंदिनी घूंघट में ही रहती है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। वहाँ पूर्वी भी और बहुत सारी लड़कियाँ भी होती हैं। सभी को वो नंदिनी घूंघट में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये कंपटीशन में आते हैं और सभी कंपटीशन में सभी लड़कियां तैयार होने के लिए आ जाती हैं और पूर्वी का भी समय आता है, पूर्वी भी वहाँ तैयार होने लगती है। अब वहाँ नंदिनी का बारी आता है और नंदिनी भी वहाँ कंपटीशन में दिखाती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर ये घूंघट क्यों की है। सभी लोग उसको ही देखते रहते हैं और वहाँ पे जज के बेटे जो आते हैं, बड़े अफसर रहते हैं, उसकी नज़र पूर्वी पर रहती है। पूर्वी उसी को देखते रहते हैं, पर जज के बेटे जो हैं नंदिनी को ही देखते रहते हैं और नंदिनी बहुत ही घबराई रहती है और उसे डर भी लगता है, जो अब मैं कहाँ जाऊँगी। और वह अचानक से नंदिनी चली जाती है बाहर और उसके बेटे भी जज वहाँ चली जाती है और उसको पता चल गया था अब ये जूता का समय ख़त्म होने वाला है। और वो एक साधारण सी लड़की बन गई थी और वो एक ऑटो से लेकर वहाँ एक उसका जूता गिर जाता है और वो ऑटो से भागती हुई अपने घर चलने लगती है। और वहाँ पे उस लड़का भी, वहाँ नंदिनी नहीं रहती है और वो वहाँ उसका नज़र उस नंदिनी के जूते पर पड़ता है। तभी वो नंदिनी का जूता उठा लेता है और नंदिनी यहाँ घर आ गई हो रहती है। अब पूर्वी माला के साथ घर आ गई हुई थी। अरे मुझे वो ये तो नहीं पता, मॉडल्स में वो साड़ी पहने घूंघट लेकर कौन थी? अरे होगी वही सस्ती कोई पुरानी सी मॉडल
जो साड़ी में घूंघट लिए हो रही होगी, गंवार टाइप से। अरे हाँ, मिर्जा सुंदर कौन सा है यहाँ? नंदिनी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। और अगले ही दिन पंकज अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को बुलाता है और वो पंकज बोलता है, अरे ये पता करो तो वो जूते किसका है। जितने भी मॉडल हैं उसका नाम इस जूते से नाप लो और उसके घर जाओ, हर एक मॉडल के घर जाओ और जूते का जो जूता पहनेगा जिसके फिट आ जाएगा तो समझ जाना। और वो पंकज अपने स्टाफ के हाथों में जूते दे देता है और बोलता है जो इस जूते को पहन के फिट आ जाएगा। तभी वो स्टाफ जाता है एक एक मॉडल के घर और वो पहनते ही उसके पाँव में नहीं आता है तो वो समझ जाता है। फिर जो अगले दिन आता है और बॉस को बताता है। जो बॉस, अरे वो उसके, अरे वो तो है जो पता नहीं कौन है वो। फिर पंकज सो जाता है और पंकज के सपने में उसकी नंदिनी की माँ आती है। अरे जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो पूर्वी के घर पे ही वो लड़की है, वो मेरी बेटी है और बहुत ही अच्छी है, इसीलिए तू वहाँ जा और वहाँ पे पता लगाओ। और उसकी पंकज की नींद खुल जाती है और सुबह वो जब जगता है तब वो ऑफिस जाता है और बोलता है अपने स्टाफ से, जो तुम पूर्वी के घर चलो, हम भी चलते हैं और वो जूता ले लो। और वो दोनों जाते ही पूर्वी उनको देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ये शायद मेरे लिए ही आए हैं। अरे आपके घर में कोई और लड़की है जो ये जूता उनका है? अरे नहीं नहीं, मेरे घर पे तो यही एक मेरी बेटी पूर्वी है जो मॉडल में भाग ली थी। अरे नहीं नहीं, वो लड़की कौन है? अरे वो लड़की तो मेरी काम वाली है जो वही काम कर रही है। ज़रा आप इधर आएंगी? अरे क्या हुआ, थोड़ा सा ये जूता पहन के दिखाएंगी। और जूता को लेके वो पहनते हैं। पहनते ही वो जूता उसके पाँव में आ जाता है। आपका ही जूता है क्या? और जूता जैसे पहनते नंदिनी के पाँव में आ जाता है और पंकज को पता चल जाता है कि नंदिनी ही असली मॉडल है जो उस कंपटीशन में भाग ली थी। और वो बोलता है जो तुम अपना दूसरा जूता लेकर आओ। और नंदिनी अपना दूसरा जूता लेकर आती है और वो फिट हो जाता है और सभी को ये पता चल जाता है कि वही मॉडल